दोस्तों बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया कि जो नॉर्मली आप लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। अगर इस तरीके से आप लोग इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेस भी अच्छा लगने लगेगा। बोला क्या गया? बोला ये गया कि समवन ट्राइंग टू रिपेयर एवरी सिचुएशन सोलो, यानी कि सोलो का मतलब क्या होता है? अपने आप, एकल, अकेले। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सिचुएशन में आप लोग हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी इंसान की लाइफ में स्ट्रेस आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो इंसान जो है अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहा है। जो सिचुएशन उसको पीछे धकेल रही है उससे बाहर निकलकर अपनी लाइफ में एक प्रोडक्टिव पाथ पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लाइफ में अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि स्ट्रेस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी आने वाली है। तो आगे से स्ट्रेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बड़ी ही प्यारा और शानदार ये हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। पहले आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बाद में फिर हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये आज का ओवरव्यू की क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग आगे लेक्चर के अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जहां पर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। और जब यहां पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर, उसके बाद में यहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं यहां पर गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद इसके बारे में बात करता है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर इनके बारे में बात करें तो इनके द्वारा अभी दुख व्यक्त किया गया यहाँ पर संस्कृत डेली, एक पर्टिकुलर संस्कृत डेली था यहाँ पर, ये एक इकलौता हमारी कंट्री में जब तक चला हुआ था। तो इसको चलाने वाले केवी संपत जो कुमार हैं वो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये इसका नाम क्या था जो संस्कृत डेली था, ठीक है। एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर टाइप में, ठीक है। तो संस्कृत डेली न्यूज़पेपर जो है ये यहाँ पर के वी संपत चला रहे थे, अब यहाँ पर ये बीच में नहीं रहे हमारे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पर्सनैलिटी जो है ऑलरेडी इनको पद्मश्री मिल चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इसलिए आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हालांकि डेथ हो गई है एक अलग बात है, पर लेकिन इंसान की जो जाने के बाद में वो चीजें याद की जाती है कि उसने समाज को दिया क्या है, सोसाइटी को दिया क्या है। तो इसीलिए वही एक चीजें होती हैं अप्रिशिएट करने लायक, और वही आप लोगों को भी करना है जिंदगी में, कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी जिंदा रहो, यानी कि यहाँ पर दुनिया जो है उस चीज का इंजॉय कर सके, हाँ ये इंसान ऐसा कुछ करके गया सोसाइटी के लिए। बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो बात करें यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया, हमारे देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया गया उसका नाम आप लोगों को बताना है। सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है और किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, रिसेंटली अभी इसलिए न्यूज में क्योंकि इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। चाइना के द्वारा अभी यहां पर बेसिकली एक प्रतिज्ञा ली गई है, तो इस प्लेज में चाइना के द्वारा यह बोला गया है कि अपनी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बना लेंगे। कब तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है, यानी कहने का मतलब ये कि इसके बाद में चाइना जो है जितना भी कार्बन एमिशन करेगा उतना ही वो उसको कंज्यूम करेगा, यानी कि एक न्यूट्रलिटी रहेगी, जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ लगा दिए, काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। चाइना के द्वारा अभी बात करें यहाँ पर एक ऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये जो ऑपरेशन की बात की जा रही है ये है बेसिकली एक डैम का नाम है यहाँ पर बेहतैन डैम। तो यहाँ पर ये जो डैम है ये बनाया जा रहा है यहाँ पर जिनसा रिवर के ऊपर। तो जिनसा रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जिस रिवर की जिनसा रिवर ट्रिब्यूटरी है, ये जो रिवर है, ये जो नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी नदी होगी और कितना बड़ा यहाँ पर ये डैम होगा। कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है? ये पर्टिकुलर एक पूरा पॉलिटिकल चैप्टर यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें आप लोग, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो यहाँ पर कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है? जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली जाती है यहाँ पर, तो आप लोगों को वो पर्टिकुलर आर्टिकल बताना है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिसमें प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं अगर कोई ऐसा मैटर लगता है उनको जो कि एडवाइस करने लायक, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? अगर बात करें यहाँ पर और कोई मुद्दा अगर रहता है यहाँ पर तो अटॉर्नी जनरल भी उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। एक आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी कई बार ये न्यूज में रहा, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके एवज में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं ना,
ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है। इसी तरीके से आप लोगों को एक आर्टिकल बताना है जिसमें यहां पर बेसिकली एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल तो हो गया बेसिकली किसके लिए, ये हो गया स्टेट के लिए, ठीक है, सॉरी सेंटर के लिए, और एडवोकेट जनरल हो गया स्टेट के लिए। तो अटॉर्नी जनरल का ऑल्टरनेटिव है यहां पर एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि राज्य के अंदर अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल होता है। तो ऐसे आप लोगों से कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अगर बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के बारे में आप लोगों को बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, द इंडिया स्टोरी। ये एक बुकलेट है यहां पर जिसका टाइटल है द इंडिया स्टोरी। तो ये कंपाइलेशन है यहां पर इंडिया के जो इनिशिएटिव है यहां पर उसके बारे में यहां पर आप लोगों को ये बताना है। ये बेसिकली किसके बारे में, ये बेसिकली इंडिया की जो एनर्जी है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा और शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, दोनों वीडियो की जो टाइमिंग है वो आप लोगों की फिक्स कर दी गई है। अब आप लोगों की जो नैनो मैगजीन होगी वो आप लोगों को शाम को डेली 9 बजे देखने को मिलेगी, और जो द हिंदू डिस्कशन की ये वीडियो होगी ये आप लोगों को मॉर्निंग में ये 7 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर सारी चीजें सही रहती है तो डेली रेगुलर 7 बजे आएगी। अगर बीच में कोई कंडीशन खराब हो जाती है तो फिर चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, वरना इसका टाइम जो आप लोगों के लिए 7 बजे कर दिया गया है। अब बोलोगे सर पहले 7 बजे क्यों नहीं लेके आए थे, अब 7 बजे कैसे आ रही है देखिए यार, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है। एक्चुअली मैंने क्या किया था, अभी कुछ दिनों से तबीयत जो थी काफी डाउन चल रही थी, तो मैंने क्या किया था, अपना जो एक्सरसाइज का टाइम है वो बेसिकली जो वीडियो का डिस्कशन होता था उससे पहले रख दिया था, ठीक है। तो यानी कि मॉर्निंग में जो भी मेरा रहता है योगा वगैरह, रनिंग वगैरह, वो सारी चीजें मैं वीडियो के आने से पहले करता था, उसके बाद में फिर अपना वीडियो बनाता था। अब मैंने उसको क्या किया है कि वो अपना जो टाइम है वो मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर उसके बाद में फिर मैं अभी ये प्रोसीजर स्टार्ट किया करूंगा। तो इससे क्या होगा, खासकर ये उनके लिए है, कई सारे जो फिलहाल जो है देखिए कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो कई सारे मेल आए पिछले कुछ दिनों में मेरे पास में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस गोइंग है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिलहाल स्कूल में भी जाना भी स्टार्ट करेंगे। तो इसके चलते कई सारे लोगों के द्वारा गुजारिश की गई, मुझे लगभग ना होने भी पिछले कुछ दिनों में 70 से 80 मेल आ चुके हैं ऐसे। तो उसके चलते मुझे लगा यार ये चीजें सही है, तो फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए उसके लिए मुझे अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने एक्सरसाइज को बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा था, इसी के चलते मैंने जो लेक्चर को 8:30 बजे तक लगभग कर दिया था। पर लेकिन अब लग रहा है कि इतनी सारे लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है मेरी वजह से, तो मैंने अपना एक्सरसाइज का जो टाइम है वो चेंज कर दिया। अब वो मैं अपना कंप्लीट किया करूं, क्योंकि मॉर्निंग में देखिए हिंदू बनाने में टाइम लगता है 4 से 5 घंटे मिनिमम, ठीक है। फिर उसको डिकोड करना, अपलोड करना, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से उसको अपलोड करने के बाद में अब यहां पर टाइम तो मिलेगा नहीं मॉर्निंग में एक्सरसाइज का, तो फिर अपलोड करने के बाद में मैं एक्सरसाइज किया करूंगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न रहेगा, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, और कोशिश ये करो कि मॉर्निंग में ही जैसे ही वीडियो डल जाती है तो मॉर्निंग में ही आप लोग देखो, और जो भी क्वेश्चन इनमें पूछा करूंगा मैं, जो भी उसका आंसर दिया करेगा, ठीक है, तो उसको भी मैं इंक्लूड किया करूंगा नेक्स्ट डे की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये भी स्टार्ट करूंगा। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर पहले आप बताया करते थे कैसे कैसे हम लोग आंसर दे रहे हैं उसके बारे में, कि हाँ किस किस ने आंसर दिए, तो उस चीज को भी स्टार्ट करेंगे। और सेम चीज जो है हम लोग नैनो में भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो के एंड में जो भी सबसे अच्छा आंसर दिया करेगा उसका आंसर जो है वीडियो के एंड में मैं दिखाया करूंगा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करूंगा, ठीक है। सही रहेगा ना ये बेसिकली उन्हीं के आंसर उठाया करूंगा जो यहां पर जैसे वीडियो आ गई तो 9 से लेकर 10 बजे के बीच में जिसने भी आंसर दे दिया, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद में क्या रहता है फिर सब रिपीटेडली आंसर देते हैं, एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं, वो वाली चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है कि 1 घंटे के अंदर स्टार्टिंग का जो भी आंसर देगा उसी के आंसर नॉर्मली यहां से उठाए जाएंगे। सेम रहेगा हिंदू के अंदर 7 से 8 के बीच में जो भी आंसर देगा उसके आंसर उठाए जाएंगे, और अगले दिन उसी पर्सन का एक का नाम आएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से आंसर आप लोगों को देना है, कोशिश करनी है कि ढंग से पूरा आंसर दीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे, और सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आप लोगों को लगती है यहां पर, जिस तरीके से पीडीएफ सारी A to Z यहां पर है, तो ये आप लोग डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, ये तो वीडियो के नीचे लिंक से चले जाइए या फिर डायरेक्ट चले जाइए, जिसमें भी 1 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, लगभग 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वरना दुनिया भर के फेक चैनल भी बने हुए हैं स्टडी लवर वीर के नाम से, तो उनको किसी को भी आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, तो यहां पर इसको ज्वाइन करना है। अगर लगता है कोई पर्सनल कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इस चीज को एंजॉय करोगे, तो अच्छे से ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन दो, मॉर्निंग में ही टाइम पर अपनी चीजें को फिनिश करो, और फिर अपना जो भी काम है उसको निपटा लो, ठीक है। तो मैं अपना बेस्ट करूंगा, ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि 7 बजे तक ही आप लोगों को डेली जो न्यूज़पेपर ये मिल जाए। 7 बजे का मतलब 7 बजे, ठीक है। तो ये चीजें फिक्स करने की कोशिश करूंगा मैं अपनी साइड से, अगर कोई दिक्कत न हो जाए तो। एक और बात,
माइक भी मैंने ऑर्डर कर दिया, बीच बीच में माइक ने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की मेरे साथ में, तो एक नया माइक आ रहा है अभी जल्दी, तो इसके चलते भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके चलते आप लोगों को बेसिकली जो वीडियो है, मतलब माइक की वजह से जो आवाज़ में दिक्कत हो जाती थी, अब मशीन है, अगर उसमें भी दिक्कत हो गई तो कुछ बोल नहीं सकता, पर हाँ जो अब फिलहाल माइक यूज़ कर रहा हूँ उससे वो डबल क्या ट्रिपल टाइम अच्छा माइक है, ठीक है, तो वो वाला अच्छा माइक है काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैंने अभी ऑर्डर किया है, तो उसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी कई सारी दिक्कत खत्म हो जाए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आइए अब आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, एक एक कर न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है उत्तराखंड के बारे में। हालांकि ये न्यूज़ आप लोगों को पता है, पर लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ स्टैटिक पोर्शन देखेंगे। बात की जा रही है उत्तराखंड के बारे में, तो नए चीफ मिनिस्टर बन गए यहाँ पर, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो ये जो नए चीफ मिनिस्टर बने, इनके द्वारा रिप्लेस किया गया यहाँ पर तीर्थ सिंह रावत को। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, हमारी कंट्री में ये वाला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। नॉर्मली उत्तराखंड के बारे में अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लगभग 2000 में इसको उत्तर प्रदेश से अलग कर एक राज्य बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर ये उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए, और ऐसा नहीं है कि अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए, पिछले कुछ ही टाइम में यहाँ पर कई सारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पर चेंज हुए हैं। अब की बार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये लगभग 114 दिन का टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से एंजॉय कर गए हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले अगर बात करें यहाँ पर, ये जो चीफ मिनिस्टर हटाए गए, इससे पहले यहाँ पर बात कंडीशन ये थी कि अगर ये हटाए ना जाते थे तो यहाँ पर ये खुद ही हटना पड़ता है इनको, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसे, अगर राज्य के अंदर असेंबली है तो असेंबली तो नॉर्मली होती है, अगर राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका मेंबर बनना है किसी न किसी का, बाई इलेक्शन के थ्रू या फिर नॉमिनेशन के थ्रू। पर लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है नहीं, तो असेंबली का मेंबर बनना था, पर लेकिन अभी कोई इलेक्शन कंडक्ट कराने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मूड नहीं है कोविड-19 के चलते, तो इसके चलते यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया इनको। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गई थी काफी ज्यादा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन सकता है, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 163 है 163, तो 163 आर्टिकल क्या बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है विद चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये हेड करता है यहाँ पर एड एंड एडवाइस देने के लिए, किसको, गवर्नर को। यानी कि हमारे संविधान में ये बोला गया है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसमें कई सारे मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके जो पापा होते हैं, यानी कि उनके सबके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर फिर क्या करते हैं, मिलकर सारे वो एडवाइस देते हैं गवर्नर को। तो गवर्नर को क्या करना चाहिए, यानी कि गवर्नर के नाम पर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें फिर आगे इनके फंक्शंस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो भी संविधान में बातें हैं तो उसके हिसाब से यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आर्टिकल 163 में इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन है। आर्टिकल 164 के बारे में अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए गवर्नर के द्वारा, तो फिर यहां पर दूसरे जो मिनिस्टर हैं उनको फिर अपॉइंट किया जाता है यहां पर गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, यानी कि सब मिलकर अपना लीडर चुन लेंगे कि हाँ ये चीफ मिनिस्टर हो गए। अब दूसरे अगर मिनिस्टर आने हैं यहां पर, तो वो जो मिनिस्टर रहेंगे वो एडवाइस उनको दी जाएगी, किसके द्वारा, यहां पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस दी जाएगी, भाई साहब इनको मेरा मिनिस्टर बना दो, ये सारे मेरे मिनिस्टर हैं, ये सारे मेरे नवरत्न हैं, तो फिर इनको नवरत्न बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था 164 का फर्स्ट में। 164 का जो 2 है, इसमें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें अगर आप लोग वहां पर, तो वो लोकसभा के। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है किस आर्टिकल में यहां पर मेंशन किया गया है लोकसभा के बारे में। हम लोग यहां पर बात करें किसके बारे में, लेजिस्लेटिव बेसिकली असेंबली के बारे में। वहां पर बताना है लोकसभा के अंदर यहां पर जो वहां पर लेजिस्लेटिव जो यहां पर लोकसभा के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो यहां पर लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, जैसे यहां पर 164 है। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को देना है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि ये तो फिर भी कुछ दिनों यहां पर चीफ मिनिस्टर रहकर चले गए 114 दिन रहकर चले गए। ऐसे भी इंसान है जो यहां पर 2 दिन रहे, एक बार BS येदियुरप्पा साहब 2018 में, ठीक है। जो यहाँ पर जो है रावत है साहब हैं, ये 1 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। तो 1 दिन का चीफ मिनिस्टर आप लोगों ने देखी होगी अनिल कपूर की मूवी, तो ऐसे भी लोग यहाँ पर देखने को मिले। अर्जुन सिंह जो है ये भी 1 दिन के चीफ मिनिस्टर बने। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग टाइम पर 1-1 दिन के लिए भी चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तो फिर भी 114 दिन के लिए बन गए, इनसे तो कम बहुत कम टाइम के लिए भी लोग चीफ मिनिस्टर बने हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोग याद रखिएगा, जैसे ये चीफ मिनिस्टर बने उसी के बाद में तुरंत इन्होंने एक डिसीजन लिया यहां पर कि स्टेट की समर कैपिटल बनाने की बात की जा रही थी यहां पर, ये गैरसैंण वाला एरिया को, ठीक है, जो यहां पर इसके अंदर। तो नॉर्मली यहां पर क्या था, जैसे कि 3rd एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने की कोशिश की जा रही थी गढ़वाल और कुमाऊं के बाद में, तो इनके द्वारा आते ही सबसे पहले उसको सस्पेंड किया गया यहां पर, ठीक है, यानी कि उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इससे कुछ ऐसा पता चलता है कुछ गड़बड़ हुई है अंदर ही अंदर, ऐसी चीजें देखने को मिली। चलिए जो भी है पॉलिटिक्स है, एंजॉय करते रहिए, मूवी देखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है।
आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 2 है यहां पर, ये बात की जा रही है अतुल कश्यप के बारे में। अतुल कश्यप जो है ये हमारी कंट्री में अभी यूएसए की साइड से एक नए इनवॉय आ गए हैं यहां पर। ये अभी फिलहाल इससे पहले यहां पर रिसेंटली इनके द्वारा सर्व किया गया था एम्बेसडर, किसके लिए, श्रीलंका के लिए और मालदीव के लिए। अब यहां पर इनको इंडिया की तरफ को चलता कर दिया गया, यानी कि अब ये इंडिया में आ गए हैं। तो यूएसए के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अपॉइंट किया गया है। इंडियन अमेरिकन नाम भी आप लोग देखते हैं, अतुल साहब है यहाँ पर इनका नाम, तो एक इंडियन पर्सनैलिटी है। तो इंडियन अमेरिकन ये डिप्लोमेट्स हैं जो कि यहाँ पर अब इंडिया के अंदर यहाँ पर इनका बेसिकली जो टेन्योर है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यूएस की पार्टनरशिप जो है इंडिया के साथ में, इंडियन लोगों के साथ में कैसे रहने वाली है, तो उसको ये और अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पर्सन इन न्यूज के अंदर आप लोग पर्सन स्पेसिफिक के कैटेगरी के अंदर आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ये जो न्यूज है ये बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर संस्कृत के डेली जो यहाँ पर एक एडिटर थे उसके, उनकी रिसेंटली अभी नाम उनकी डेथ हो गई है। नाम है इनका केवी संपत कुमार। तो केवी संपत कुमार जो है संस्कृत डेली, जिसका नाम है यहाँ पर सुधर्मा। तो याद रखिएगा सुधर्मा था एक संस्कृत डेली जो कि अपनी वाइफ के साथ में मिलकर चला रहे थे। तो 64 ईयर की एज में, यानी कि 64 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई। अब ये हमारे बीच में नहीं रहे। कंट्री का इकलौता, कंट्री का क्या, वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का इकलौता संस्कृत डेली था जो यहां पर ये चला करता था। अब इनकी डेथ के बाद में कितना कंटिन्यू रहने वाला है वो देखा जाएगा। तो हार्ट अटैक की वजह से यहां पर इनकी डेथ हो गई है। इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है विदुषी, तो विदुषी जी जो है वो यहां पर इनके साथ मिलकर इन दोनों को पद्मश्री मिला था 2020 में रिसेंटली। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, तो इसलिए इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। जो इनका पब्लिकेशन है, कितनी सारी और सिचुएशन आई, आप लोगों को लगता है कि क्या सब लोग पढ़ते होंगे संस्कृत का न्यूज़पेपर, लोग हिंदी का तो न्यूज़पेपर ढंग से उठाते नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग जो है वीडियोस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, खुद स्टडी करने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। कुछ भी अगर उनको समझना होता है तो वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वीडियो के टाइम पर जो प्रिंटिंग मीडिया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ जा रहा है। तो इसके चलते संस्कृत को कौन पढ़ रहा है, तो उसके चलते इनकी कितनी सिचुएशन देखो, उसके बाद भी फिर ये यहाँ पर इसको छाप रहे थे डेली। ठीक है, तो यहाँ पर सुधर्मा करके इसका नाम है, जो बेसिकली ये डेली था संस्कृत का। इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दुनिया में इकलौता है भाई साहब, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जिसको थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा जोर देकर बोल देता हूं उसको थोड़ा सा जोर देकर सुन भी लिया करो। ठीक है, अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करें यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। 6 क्लासिकल लैंग्वेज में जो क्लासिकल लैंग्वेज है संस्कृत, उसको 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, आप लोगों को यह बताना है कि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, और ये अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया था मैंने, और उसको कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अभी लेटेस्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है वो दिया गया उड़िया को। ठीक है, उड़िया को दिया गया लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, और ये दिया गया 2014 में। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तेलुगु, कर्नाटक और मलयालम जो है ये यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो संस्कृत है उसके बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसको दिया गया था और कब दिया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अगर ये समझ में नहीं आता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो यह एक बार सर्च कर लेना क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज सर्च करते ही पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगा, उसको देख लेना, डिटेल में सारी चीजें उसके बारे में डिस्कस की है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है अवार्ड, क्योंकि इसके लिए नॉमिनेशन यहां पर स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग यहां पर इसके लिए नॉमिनेशन भरना चाहते हैं तो खुद भी आप लोग नॉमिनेशन भर सकते हैं, और यहां पर किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि इस इंसान को यह अवार्ड मिलना चाहिए। तो हमारी कंट्री में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर फील्ड में दिया जाता है, जो कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है। लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी वो इनको बोला जाता है। और अवार्ड का नाम क्या है यहाँ पर, अवार्ड का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, अवार्ड का नाम है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। तो सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो है उसके लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, और 15 अगस्त तक ये नॉमिनेशन चलने वाले हैं। तो उसके बीच में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई पर्सन है आप लोगों की जान में जिसने इतना कुछ काम किया है सोसाइटी के लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, उसका नाम आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहां पर कोई भी नोटेबल इंस्पिरेशनल कंट्रीब्यूशन अगर रहे सोसाइटी में, जो कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखे, देश की जो अखंडता है उसको बनाए रखे, तो उसका नाम यहां पर देखने को मिलेगा। इंडिया जो है यहां पर विदाउट कोई, यहां पर आप लोगों को कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी धर्म का, किसी भी रेस का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का, कहीं पे भी पैदा हुआ, किसी भी एज का, कोई भी काम करने वाला, किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पर एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा यह है कि उसके चलते कोई भी प्रतिबंध नहीं रखा गया। इस
पर्टिकुलर अवार्ड के चलते तो यहाँ पर आसानी से आप लोग किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा लगा। इंडिविजुअल भी, इंस्टीट्यूशन भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, इनको तो नॉमिनेट किया जा सकता है देमसेल्फ, अपने आप भी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आप लोग खुद भी लगता है आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया तो आप लोग खुद अपना भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ये तो इसका फ्रंट है यहाँ पर जो ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये इसका बैक है यहाँ पर जो ये अवार्ड होगा, ठीक है। तो आगे है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो छोटी सी एक पिक्चर है यहाँ पर, और पीछे अपना देश का एम्बलम है, ठीक है। तो एक गर्व की बात होगी अगर ये अवार्ड आप में से किसी को मिलता है, ठीक है। तो ये है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। इंसान कहां से निकलकर कहां पहुंच जाता है, ये न्यूज यहां पर ये बात दिखाती है। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, बात की जा रही है आर्चरी के बारे में, यानी कि एक तरीके से धनुष बाण के बारे में। तो यहां पर वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस दीपिका कुमारी जो है ये अभी टॉप रैंकर यहां पर हो गई है। हमारी कंट्री की नहीं बात की जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। पैदा हुई थी 1994 में रांची झारखंड के अंदर में, उसके बाद में इनका करियर आगे बढ़ा। तो इनके द्वारा वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग यहां पर अभी जो है वो आप लोग को देखने को मिली। अगर बात की जाए यहां पर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में इनके द्वारा गोल्ड जीता गया, इंडिविजुअली कैटेगरी में भी और टीम की कैटेगरी में भी। इसी के साथ में यहां पर 3 गोल्ड जीते गए 2021 में, जो पेरिस वर्ल्ड कप के बारे में जो बात की जा रही है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से बात की। इसी के साथ में यहां पर अर्जुन अवार्ड 2012 में और पद्मश्री अवार्ड 2016 में मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट है राजीव गांधी अवार्ड, ठीक है, तो वो इनको मिलने वाला है जल्दी। काम ही ऐसे किए जा रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। एक अच्छा अवार्ड होता है वो भी हमारी कंट्री में खेल की कैटेगरी में, तो हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में आता है। तो अब हो सकता है कि जल्दी इनको वो भी देखने को मिले। देखिए प्लेयर जो है ना, जो भी हमारी कंट्री का प्लेयर अब यहाँ पर ओलंपिक में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अब उसके लिए तो राजीव गांधी अवार्ड जो है वो पक्का आप लोग मानिए। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस हमारी कंट्री की रहती है। मैं तो ये चाहता हूं कि हर एक कैटेगरी में एक एक गोल्ड तो कम से कम आए हमारी कंट्री में, ठीक है। कई बार होता है कि एक गोल्ड पर ही पूरी देश टिका रह जाता है, हर कैटेगरी में एक गोल्ड हमारा आना चाहिए। मतलब दुनिया को दिखा दो कि हम ही हम हैं तो हम हैं, मैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ठीक है। तो वो वाली चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है बस एक छोटी सी बात, देखो कि मेरी विश पूरी होती है कि नहीं, ठीक है। आगे बात करें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। इनका नाम आप लोगों को बताना है, मैंने ये न्यूज आप लोगों से डिस्कस की थी। यहां पर कुछ बेसिकली ये बताना था कि फिलहाल अभी कंडीशन क्या बनी है। ये नए प्रेसिडेंट बनकर आए और इनके द्वारा हसन रूहानी जी को यहां पर रिप्लेस किया गया। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे अभी, क्योंकि एक हार्डलाइनर प्रेसिडेंट आए। हसन रूहानी तो एक मॉडरेट थे, उन्होंने काफी कुछ सुधारने की कोशिश की थी। आप लोगों को याद होगा उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील भी साइन की गई थी, ये उससे भी बाहर निकल गए थे यूएस से जो है। अब ये उसको ज्वाइन करने की बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि पहले घुटने को हमारे सामने आके यूएसए को, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। यूएसए वैसे ही अपनी पूंछ में आग लगा घूम रहा है अफगानिस्तान के मुद्दे पर, वहां से जान बचाकर घूम रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे यहां पर चल रहे हैं। अभी अगर बात करें यहां पर ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया गया। इनके बेसिकली इनके द्वारा जो एक तरीके से काफी बुरी कंडीशन देश में देखने को मिली, कई सारे लोगों को सजा सुनाई गई इनके द्वारा, एक तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है वो देखने को मिली लोगों की। तो यानी कि एक तरीके से काफी खतरनाक कैटेगरी का इंसान है जो यहाँ पर ये अभी फिलहाल ईरान का प्रेसिडेंट बना है। तो आने वाले टाइम पर अभी अफगानिस्तान के साथ में तो रिलेशन जैसे चल ही रहे हैं यूएसए के, ईरान के साथ में भी हो सकता है जल्दी ही रिलेशन बिगड़े, तो अभी देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान की, जो पैरामिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, तो उसके साथ में भी इनके काफी अच्छे रिलेशन है। तो इसके चलते कई बार तो ऐसा रहता है कि आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन जो है वो खराब ही होने वाली है। ये 13वें प्रेसिडेंट बने हैं किसके, ईरान के। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है ये शिया कम्युनिटी से आते हैं, और बाकी सऊदी अरेबिया में आप लोगों को सुन्नी कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो इनके बीच में एक अलग से झड़प नजर आएगी, तो देखते हैं कितनी शांति वहां पर बन पाती है। 90% जो ईरान पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इसी कम्युनिटी की है, जिससे यहाँ पर ये प्रेसिडेंट निकल कर आते हैं। ईरान जो है अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पर ईरान देखने को मिलेगा। इधर अपनी कंट्री आप लोगों को नजर आएगी, यहां से अगर देखिएगा तो यहां से आप लोगों को यहां पर ये ईरान हो गया। ईरान जो है ऊपर हो गया कैस्पियन सी, नीचे हो गया पर्शियन गल्फ। ईरान के अंदर ईरानियन रियाल करेंसी है और तेहरान यहां पर कैपिटल है। मिडिल ईस्ट में बोलते हैं बेसिकली इसको। तो यहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की और इराक, तो ये कंट्री है जो यहां पर इसका बॉर्डर टच करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है इसके बारे में बेसिकली कि ये पर्टिकुलर छोटी सी कंट्री आप लोगों को दिख रही है ना यहाँ पे, छुटुक सी, ये छुटुक सी, ठीक है। आप लोगों को बताना है इस कंट्री का नाम क्या है। देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। कितना तो ध्यान से सुना होगा तो आंसर तो कम से कम आप लोग दे ही पाओगे। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। आइए अब डिटेल में न्यूज देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज, और ये जो न्यूज है ये काफी डिटेल में जानेंगे, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है चाइना की हरकतों के बारे में। चाइना काफी बड़े बड़े डैम बना रहा है आज के डेट में। तो एक ऐसा ही डैम जो है, एक ऐसा ही बांध जो है यहाँ पर ये न्यूज में है, इसको बोलते हैं यहाँ पर बेहतन बांध। तो बेहतन जो बांध है ये वर्ल्ड में बोला जा रहा है कि यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट डैम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि पहला कहां पर है, सबसे बड़ा जो डैम बांध कहां पर है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दीजिएगा और कोशिश ये करनी है कि अलग अलग आंसर मत दीजिएगा, एक आंसर दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, ठीक है। ये सारे आंसर जो है इकट्ठे करके आप लोगों को
पहले अगर आप लोग लाइव चैट में चल रहे हैं तो अलग बात है, फिर इकट्ठे कर कर आप लोगों को पोस्ट करने हैं सारे आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक जगह इकट्ठे होने चाहिए आंसर, तो वो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। एक रिवर है चाइना के अंदर, अगर इसके बारे में आप लोगों से कोई बात करे तो ये वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। तो इस रिवर के चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में ये डैम आ गया है, यानी कि ये जो बांध है जो अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये काफी बड़ी रिवर है। सबसे बड़ी रिवर दुनिया में आप लोगों को पता है कौन सी है? सबसे बड़ी रिवर है दुनिया में नाइल रिवर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रिसेंटली अभी। इसी के बाद में दूसरे नंबर पर आती है अमेजन रिवर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पर ये यंतांग रिवर, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर की है। तो इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो ट्रिब्यूटरी का जिसका नाम है यहाँ पर जिन्सा। तो जिन्सा जो इस रिवर यानी कि जो यहाँ पर यतांज रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर ये बांध बनाया गया है, जो कि दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। ये जो बांध है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर घाटी के अंदर, ठीक है। तो जो वो घाटी होती है उसके अंदर आप लोगों को ये बांध यहां पर दिखाई देगा। बेसिकली कैसे आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको गोर्ज बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है तो यहां पर इसको पानी को रोक लिया गया। अब पानी को रोककर यहां पर एक बांध बना दिया, फिर यहां पर इधर टरबाइन वर्बाइन लगा दिया। जैसे पानी छोड़ा तो टरबाइन घूमने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, ठीक है। तो वो चक्कर है। तो अभी यहां पर ऐसा ही ये बांध आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर जो बेसिकली इधर से देखिए आप लोग, ये एक खाई एक घाटी में ये आप लोगों को पानी आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर इनके द्वारा बांध बना दिया, ठीक है। तो इसको बेसिकली गोर्ज बोला जाता है इसको। तो जो गोर्ज है उसमें आप लोगों को ये डैम देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर यतांज रिवर, ठीक है, याद रखिएगा यतांज रिवर की ट्रिब्यूटरी के ऊपर है। स्टार्ट किया गया था इसको 2003 में बनाना, अभी यहां पर ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी जो रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जिन्सा, इसके ऊपर इसको बनाया गया है। तो जो यहां पर बेहतरीन जो डैम है यहां पर ये बेसिकली ये कर्व करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा कि आज की डेट में जो फोसिल फ्यूल है यानी कि जो भी कोयले को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको कोशिश कर रहे हैं कि कम किया जाए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे लेकर आ जाए, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। इससे कोई भी यहाँ पर एक पोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि पानी बेसिकली गिरता है, टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये भी एक तरीके से एक अच्छा खासा एनर्जी जनरेट करने का सोर्स माना जाता है। तो 2020 में चाइना के द्वारा प्लेज ली गई यानी कि प्रतिज्ञा ली गई कि हम लोग आने वाले टाइम में 2060 तक का हम लोग न्यूट्रलिटी बनाएंगे, यानी कि कार्बन एमिशन को बिल्कुल खत्म करेंगे। तो उसकी वजह से यहां पर ये चाइना जो है इतने बड़े बड़े बांध यहां पर बना रहा है। पर लेकिन इसकी जो बड़े बड़े बांध हैं ये किसी को काफी ज्यादा एक बड़ा सा उन्हें एक टेंशन में डाल देती है। जैसे कि इंडिया भी उसमें से एक है। कई सारी आप लोगों को रिवर पर इसके द्वारा ये हरकतें देखने को मिलेगी, जैसे कि यारलंग ज़ेंगपो या फिर इसको आप लोग सेंगपो रिवर के नाम से भी जानते हैं, इसमें टी साइलेंट रहता है। ये वो रिवर है जिसको यारलंग ज़ेंगपो या फिर सेंगपो बोला जाता है तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है। ये हो गया लहासा तिब्बत के अंदर में। जब ये यहाँ पर इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोल देते हैं, और फिर जब ये जाकर बांग्लादेश के अंदर ये गिरती है तो इसको जमुना बोल देते हैं। हमारी कंट्री यमुना के साथ में कंपेयर मत करना, वो यमुना है ये जमुना है। जब यहाँ पर गंगा के साथ में आगे चलकर ये चलती है फिर इसको मेघना बोल देते हैं। वैसे गंगा जो है जब यहाँ पर एंट्री करती है उसको पद्मा बोलते हैं, ठीक है। और वैसे गंगा जो है वो डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर एक तो हुगली नदी के तौर पर इधर को आ जाती है, और एक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी पद्मा। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और एक सुंदरवन डेल्टा बनाती है जिसके नाम पर इसका नाम है सुंदरी ट्री। अगर कल को चाइना यहाँ पर डैम बनाने लगे कई सारे, जो कि कर रहा है वो, तो यहाँ पर पानी रोक सकता है काफी ज्यादा। अब पानी रोक लिया उसने, अब पानी रोक के बैठ गया। जैसे ही मानसून आया, मानसून में काफी बारिश हो गई। अब बारिश इतनी हो गई कि बांध में उनको पता नहीं है कि एक तरीके से उनको ये पता है कि पानी है, इस बांध में से छोड़ना पड़ेगा। अब इंडिया को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, जरा सी देर में उधर से पानी छोड़ दिया, पूरा हमारा असम वाला एरिया बहाकर चला जाएगा। ज्यादा लार्ज स्केल पर यहां पर बाढ़ देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली हुई कुछ ऐसी हरकतें थी। अभी इंडिया और चाइना के बीच में जब झड़प चल रही थी तो चाइना ने हमको ये बताना ही बंद कर दिया कि इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर पानी का लेवल क्या है। तो इंडिया को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है ऐसी चीजों से। अभी कंसर्न कई सारे हैं। एक तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें ह्यूज डैम जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर, तो मैसिव अमाउंट ऑफ जो यहाँ पर सिल्ट इससे आती है, रिवर से जो सिल्ट आती है यहाँ पर निकल का, तो आसपास वाला एरिया जो देखने को मिलता है, मान लीजिए ये रिवर यहाँ पर बह रही है तो आप लोगों ने देखा कभी कभी यहाँ तक भी चली गई बहकर, ठीक है, और कभी कभी इतने छोटे से एरिया में रह गई। तो उसका आसपास वाला जो रिवर होता है वो काफी जो जोन होता है वो काफी फर्टाइल जोन होता है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो इफेक्ट होगा अगर डैम बन जाता है। उससे क्या होता है, काफी सारे एरिया में पानी भर जाता है। डैम का मतलब ही क्या हो गया, पीछे सारा जो भी एरिया है उसमें पानी पानी हो गया, ठीक है। तो पानी रे पानी तेरा रंग जैसा जिसमें मिला दू लगे उस जैसा, ठीक है। तो वही चीजें
सबको अपने रंग में कर लेता है पानी जब इस तरीके से मिलता है। अगर वाटर रिसोर्सेज के बारे में आप लोग बात करिए तो मॉनसून के टाइम पर मान लीजिए काफी लार्ज स्केल पर हमारे कंट्री में जो है वो ऑलरेडी बारिश हो रही है, ऊपर से उन्होंने पानी छोड़ दिया तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर 1 मिनट में फ्लड आ जाएगी, 1 मिनट में बाढ़ आ जाएगी, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इंडिया और चाइना का जब डेडलॉक चल रहा था तो कॉज ऑफ कंसर्न बन गया था, चाइना ने हमको लेवल क्या चल रहा है उनके डैम में पानी का वो बताना बंद कर दिया था। वरना नॉर्मली ये रहता है कि वो बोल देते हैं कि एक तरीके की इंफॉर्मेशन की हाँ यार इतना पानी हो गया तो हो सकता है कि हमको थोड़ा बहुत पानी छोड़ना पड़ जाए, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है कि यहां पर पानी निकल सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर पानी थोड़ा ज्यादा छोड़ दिया तो बाढ़ आ सकती है आप लोगों के एरिया में, तो लोगों को हटा लीजिएगा वरना उनकी जान जा सकती है। जब ये इंफॉर्मेशन ही देंगे कि पानी का लेवल क्या बढ़ गया वहां पर, तो इनका मन किया पानी छोड़ दिया, पता चला हमारे देश में बाढ़ आ गई। तो ऐसी कई सारी ये इस तरीके की कंडीशन भी देखने को आगे आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो इसीलिए इंडिया कई बार इस तरीके से ज्योग्राफिकल भी यहां पर डिसएडवांटेज एरिया में आ जाता है चाइना के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। अगर इकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो है हिमालयन रीजन में, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। फ्लोरा एंड फ्यूना, पेड़ पौधे और जहां पर जीव जंतु हैं उनके बारे में बात करें तो कई सारे एंडेमिक देखने को मिलेंगे और कई सारे क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, तो उनके ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसी के चलते इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, कोई एक बांध बना दिया, अब उसकी वजह से पानी भर गया, पता चला कई कई मीटर पानी आ गया जहां लोग रहते थे, अब उनको डिस्प्लेस कर कहीं और ले जाना पड़ेगा, ठीक है। कई सारे लोग तो दूसरी कंट्री दूसरे आसपास वाले एरिया में जाकर घुस जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं बचा यहाँ पर, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कई बार यहाँ पर इस तरीके से जो रिफ्यूजी है, जैसे कि कई बार पानी भरने की वजह से नॉर्मल क्या होता है कि ग्लेशियर जैसे एक तरीके से फट गए, पानी आ गया, तो इसकी वजह से कई सारे जो आइलैंड है वो डूबते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग छोड़कर अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज की गई है, वो टर्म जरूर याद रखिएगा, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, ठीक है। तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी उनको बेसिकली बोला जाता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जैसा खतरा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे एक खतरा यहां पर मेकोंग रिवर में देखने को मिल सकता है, यानी कि मेकोंग रिवर जो है ये यहां पर चाइना से आती है और वियतनाम में ऐसे ही खतरा देखने को मिल सकता है जैसा हमारा ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है। मेकोंग रिवर अभी देखना, According to Wikipedia, the Mekong or Mekong River is a transboundary river in East Asia and Southeast Asia. आधी बार तो जरूरत ही नहीं है, आधा तो ये पढ़ा देती है जो गूगल की मेम है, ठीक है। तो आप लोग जो भी देखिए माइंड में कहीं भी कंफ्यूजन हुआ करे ना, तुरंत जाकर विकिपीडिया पर सर्च कर लिया करो उसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, तुरंत उसके बारे में आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा कहां पर क्या है, मेकोंग रिवर कहां पर है, तो चाइना से ओरिजिनेट होती है। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसमें चाइना नहीं है, ये याद रखना। तो मेकोंग रिवर जो है यहाँ पर ये तिब्बतन प्लेटो से होती है, यहाँ पर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होती हुई गुजरती है। तो इसलिए अगर चाइना कल को इस पर डैम बनाकर बैठ जाए और वहां से पानी छोड़े तो इन कंट्री को भी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जैसा यहाँ पर हमारी कंट्री का हालत है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर, इस पर्टिकुलर रीजन में सेम फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा मेकोंग रिवर को लेकर, ठीक है। तो कई बार ऐसे चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आइए अब आप लोगों का पॉलिटी का एक चैप्टर कंप्लीट करा देता हूं। यहां पर हम लोग देखने को मिलेंगे अटॉर्नी जनरल साहब, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में जानेंगे कई सारी बातें हम लोग, जो कि बेसिकली कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन भी अगर कल को बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, न्यूज में क्या है, के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल हमारी कंट्री में 1 ईयर जो है उनका बेसिकली अभी एक उनका एक्सटेंड कर दिया गया, उनका टाइम ड्यूरेशन 1 साल और। तो के वेणुगोपाल हमारी कंट्री के अटॉर्नी जनरल है। नंबर तो पहले ये याद रखिएगा, यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए इनको भी एक्सटेंड किया गया। फर्स्ट एक्सटेंशन इनको मिली थी 2020 में, अभी इनको सेकंड एक्सटेंशन मिल गई है, ठीक है। तो ये हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल बने थे 2017 में और तब से ये कंटिन्यू है हमारे देश के एज ए अटॉर्नी जनरल। तो गवर्नमेंट के एक लीगल आप लोग यहाँ पर डिफेंस देने वाले कई सारे सेंसिटिव मैटर में, जैसे कि एब्रोगेशन यानी कि हटाया गया आर्टिकल 370 को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी जो केस चल रहा है, तो उनमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है वो के वेणुगोपाल साहब के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर कोर्ट में कोई मैटर चलेगा तो जो डिफेंड करेंगे अपनी कंट्री को, यानी कि एक तरीके से जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, तो ये यहां पर उसको डिफेंड करेंगे। अटॉर्नी जनरल जो है यहां पर ये पार्ट होते हैं जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, अगर बात करें सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर कौन से होते हैं, जब मैंने अभी बताया था आप लोगों को, नाम याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे यहां पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, ऐसे ही स्टेट के अंदर आप लोगों को एडवोकेट जनरल देखने को मिलेंगे। इनका पूरा जो बेसिकली ब्यूरो है वो आप लोगों को आर्टिकल 76 यानी कि 76 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 76 यहां पर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है कि अपॉइंट किया जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है।
एक तरीके से। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो देखिए यार, केस लड़ेंगे तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक तो एक तरीके से औकात होनी चाहिए ना इंसान की। पता चला उससे नीचे क्वालिफिकेशन तो कोई मतलब नहीं रहता है। एक तो ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, दूसरा यहां पर ये किसी भी हाई कोर्ट के अंदर में लगभग 5 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में एडवोकेट रहे हैं लगभग 10 साल तक, ठीक है। या तो यहां पर 5 साल तक किसी भी उसके अंदर यहां पर जज रहे हो, या फिर 10 साल तक यहां पर ये एडवोकेट रहे हो, ठीक है। कोई एमिनेंट ये यहां पर न्यायविद होना चाहिए, जूरिस्ट होने चाहिए, या फिर जो भी अगर अच्छा लगे कोई भी पर्सनैलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भाग गया ये पर्सन, ठीक है, कि हाँ ये इंसान अच्छा है और मुझे इसको अटॉर्नी जनरल बनाना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको यहां पर अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि कोई भी टाइम पीरियड यहां पर फिक्स नहीं है, इसीलिए जो एक्सटेंशन अभी आप लोगों ने देखा 2017 में लाया गया, 20 में एक्सटेंशन दे दिया, अभी 21 में एक्सटेंशन दे दिया। तो बेसिकली यहां पर जो काम किया जाता है, यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक तरीके से जो उनका मन है, उनका जो प्लेजर है उसके ऊपर यहां पर डिपेंड करता है। वो उसको जब चाहे यहां पर तब उसको हटा सकते हैं, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनी टाइम यहां पर इनको हटाया जा सकता है। प्रोसीजर कहीं पर भी ये इसके बारे में लिखा नहीं है कि कैसे रिमूव करना है अटॉर्नी जनरल को, तो संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। तो सीधा सीधा पूरी जिंदगी जो है अटॉर्नी जनरल की वो प्रेसिडेंट के अंगूठे के नीचे आ गई है कि जब भी मन करेगा प्रेसिडेंट साहब जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट यहां पर रहता है कि संविधान में इसके बारे में मेंशन है कि नहीं है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, जो लगता है कि हाँ कम से कम ये तो नहीं जानता होगा, फिर पर उनको क्या पता कि आप लोग सब कुछ पढ़कर आए हो, आप एग्जामिनर से भी आगे हो गए हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये इनकी ड्यूटीज और जो फंक्शन के बारे में बात की जा रही है। ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो भी यहां पर लीगल मैटर होते हैं, कोर्ट के अंदर जो भी मैटर जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मैटर यहां पर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किया जाता है। प्रेसिडेंट का देखिए नाम लिया जाता है, नॉर्मली सारे काम ये गवर्नमेंट के होते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा रेफर किया जाता है, ऐसा भी आप लोग बोलोगे तो कोई गलती नहीं होगी। बस हाँ ये है कि प्रेसिडेंट लिखा है तो प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में सारे काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर करते हैं। वैसे सुनने के नाम पर तो प्रेसिडेंट आता है, सब जगह नाम सुना जाएगा, काम करने के नाम पर प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, पर लेकिन नाम सारे किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पर। तो ये कंफ्यूजन माइंड में मत रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑल द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर वो सारे यहाँ पर इनकी साइड से लड़े जाते हैं, या फिर किसी हाई कोर्ट के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस लेनी है यहां पर प्रेसिडेंट से, ठीक है, प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने वाला जो आर्टिकल है यहां पर वो है 143, बोला था ना, इसको आई लव यू के नाम से आप लोग याद रखना, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, मैंने कहा वर्ड 43, तो कह रहा कि सर आई लव यू बोला करो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो आई लव यू, ठीक है। तो जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी है तो प्रेसिडेंट पहले जाकर यहां पर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आई लव यू सुनने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगेगा अच्छा है कि हाँ आई लव यू पसंद आया, तो एडवाइस देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ने अगर आई लव यू बोल दिया तो चीफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उधर से आई लव यू बोलना ही पड़ेगा, यानी कि एडवाइस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ऐसा चल रहा है कि प्रपोजल ठुकरा सकते हो तुम, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो भी फंक्शन है इनके, जो भी इस तरीके से इनके फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डिस्चार्ज कहते हैं फंक्शन, जो भी यहां पर एक तरीके से एज पर द जो लॉ के हिसाब से या फिर जो थोड़े बहुत संविधान में मेंशन है उसके हिसाब से इनके सारे काम चलते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कुछ ऐसा ही काम आप लोगों को स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एजी, ठीक है। तो वहां पर उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, तो वहां भी एजी है, यहाँ भी एजी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट बोलते हैं एजी मुझे ऐसा करना जी, ऐसा करना जी, तो मतलब वही है कि बस याद रखिएगा कुछ भी तिड़मबाजी लगा के। तो आर्टिकल 165 आप लोगों को देखने को मिलेगा जब एडवोकेट जनरल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें अटॉर्नी जनरल हो गए, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये एक पूरा ऑफिस है जो काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो ये था पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, ये जो टॉपिक है हालांकि इसके बारे में आप लोगों को पहले कुछ बातें पता है, पर लेकिन इसमें कुछ डिटेल में कई सारे एंगल में आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। जो बात की जा रही है ड्रोन के बारे में, तो ड्रोन अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इसको यूज किया गया। तो उसी के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कुछ लिखने के लिए आ जाए, या फिर क्या क्या चीजें हैं, क्या पहली बार ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, तो बहुत कुछ आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल में जानने को मिलेगा। हमारी कंट्री में एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर ये पाकिस्तान की साइड से जो ड्रोन है उसके द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो ड्रोन है यहाँ पर इसके द्वारा जो अब यहाँ पर अभी पहली बार ऐसा नहीं है, पहले क्या करते थे पाकिस्तान की साइड से ये बेसिकली जो स्मगलिंग करते थे यहाँ पर आर्म्स की, यानी कि क्या करते ड्रोन में बांधकर अपनी साइड से हथियार भेज दिए हमारी कंट्री में। वहां पर वैसे इंसान कोई लेके नहीं आ पाएगा क्योंकि बॉर्डर पार करना पड़ेगा, तो आराम से ड्रोन उड़ाया, उसमें हथियार बांधे और भेज दिए। जैसे अमेजन नहीं डिलीवरी करता है
अपने सामान की या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 की दवाइयां डिलीवर करने के लिए ड्रोन यूज कर रही हैं, ऐसे ये हथियार को डिलीवर करने के लिए ड्रोन यूज करते हैं। ठीक है, तो हथियार एम्यूनिशन हो गया या ड्रग्स हो गया, इंडिया की साइड में इनको कुछ गांजा वगैरह वो सारी चीजें फेंकनी है ना कि हाँ हमारी कंट्री में लोग जो है उनको यहाँ पर एक तरीके से नशे के धंधे में डालकर उनको बर्बाद करने का काम, तो ये भी अच्छा तरीका है, तो ये भी काम इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ड्रोन जो है वो फ्लाई करता है लो लेवल पर काफी, तो इसके चलते जो रडार है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी बड़ा एक मुद्दा बन गया है। अब तक अगर पास्ट में बात करें जो इनके द्वारा हरकतें की गई हैं, तो 167 के करीब जो ड्रोन है वो रिकॉर्ड किए गए यहाँ पर बॉर्डर साइड पर 2019 में। 2020 में यहाँ पर बात करें तो 77 यानी कि 77 के करीब यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिली। तो इस तरीके से जो ड्रोन का यूज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिसेंटली अभी, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो ड्रोन का निकल कर आ रहा है, इसका बेसिक रीजन ये भी है आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर भी ड्रोन यूज कर रहे हैं, तो काफी इजी हो गया है, अवेलेबल मार्केट में काफी सस्ता है, 4-5 हजार रुपए के अच्छे खासे ड्रोन आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इसके चलते अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को तैयार करना है, उसको पैसा देना है, उसके घर वालों की रखवाली करनी है, यानी कि तुम हमारा काम करो हम तुमके लिए पैसा देंगे, तो उसमें दुनिया भर का जोखिम उठाना पड़ता है, और कल को पकड़ा गया पता चला उसने नाम उगल दिया कि हाँ इसने काम करवाया, तो वैसे फंस जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी है भाई साहब, कहीं से खरीद लिया 4-5 हजार रुपए का, उसके अंदर हथियार बांधे और भेज दिया। ठीक है, 4-5 हजार का तो नहीं आएगा, हालांकि हथियार भेजने के लिए थोड़ा बड़ा लाना पड़ेगा, पर हाँ फिर भी खर्चा कम हो गया, और ऊपर से उसको पीट कर तो पूछेंगे नहीं कि भाई बता किसी ने तुझे भेजा है ड्रोन को, तो इसलिए यहाँ पर उनको सिक्योरिटी का खतरा भी नहीं हो पाता है। कई बार ड्रोन यूज किया है बम ब्लास्ट कराने के लिए, आप लोग यहां पर देखते हैं, कई बार मिसाइल को छोड़ने के लिए भी ड्रोन यूज किया जा रहा है, तो इसके चलते ये खतरा ड्रोन का जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर ये बात की जाती है कि आने वाले टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट जोन में आगे ड्रोन को यूज किया जा सकता है नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, स्टेट एक्टर कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, ये स्टेट एक्टर रहते हैं। और नॉन स्टेट एक्टर कौन हो गए, जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि गवर्नमेंट का पार्ट ना हो और वो कोई उल्टी सीधी हरकतें करते, ठीक है, पाकिस्तान की साइड में अगर बात करें तो जो भी टेररिस्ट ग्रुप है वो नॉन स्टेट एक्टर रहते हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं ड्रोन को लेकर। अगर टेक्नोलॉजी इस तरीके से उनके हाथ में आ गई है तो फिर काफी बर्बादी देखने को मिलेगी। अभी ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला 2019 में 2019 में, जब अरमेको कोयल जो यहाँ अरमेको जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है सऊदी अरेबिया का, वहां पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया ड्रोन की हेल्प से। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में आप लोगों को चक्कर देखने को मिलता ही है, कॉन्टिन्यूअसली ड्रोन के दुनिया भर के यूज वहां पर किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में आ जाता है। तो इसकी वजह से कई सारे लोगों की भी जान चली जाती है, और कई बार इसको ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है कि ये मैसिव स्केल पर भी मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बन जाए। पता चला इसके द्वारा कोई ऐसी गैस है लाकर किसी एक बहुत ही रईसी इलाके में ले जाकर छोड़ दी, उस गैस को सूंघते ही लोगों की जान जाना स्टार्ट हो गई। तो मास स्केल पर यहां पर लोगों की जान जा सकती है। मास स्केल पर यहां पर पता चला कोई बॉम्ब डाल दिया इसने लाकर, तो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया वहां पर, तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये कि ड्रोन जो है वो आने वाले टाइम में जैसे यूज किया रहे हैं, अगर उसको एक्सप्लोजिव की तरीके से यूज किया जाने लगा तो और ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिल सकती है। कोई बॉम्ब फेंकने के लिए इंसान को आने की जरूरत नहीं है, उसको खुद अपनी जान देने की जरूरत नहीं है कि सुसाइड बॉम्बर आ गया, अब यहां पर ड्रोन में लाएंगे और आराम से कहीं पर भी ले जाकर डाल दो उसको, तो इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा ढंग से, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये काफी एक पोटेंशियल थ्रेट सामने निकल कर आ रही है। आने वाले टाइम में इसको टैकल करना काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, वरना दिक्कतें यहां पर अभी देखने को मिलेगी। अब रीजन क्या है इसका इतना अटैक बढ़ रहा है, एक तो चीप है, काफी सस्ते, यानी कि टिकन्नी के भाव में मिल रहे हैं, कोई खरीदो और लाकर इसको यूज कर लो, तो इसकी चली से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक तरीके से प्राइमरी रीजन तो यही है कि सस्ते आ रहे हैं। तो कोई भी अगर ऐसा भी है कि जिसको लगा है कि नया नया आतंकवाद का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अपना स्टार्टअप जो बिजनेस है आतंकवाद का उसको स्टैब्लिश करने के लिए 2-4 तो बम ब्लास्ट दिखाने पड़ेंगे ना कि हाँ मैं भी यार हूं, मुझे भी काम दो, मुझे कहां बम फोड़ना है, मुझे 2 पैसे में बम फोड़ूंगा ले जाकर। तो उस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी इसको पहले आतंकवाद के एरिया में, तो यहां पर प्रोफाइल मिल जाएगी। तो चीप ड्रोन यूज कर अपना आराम से कहीं पर अपना बम ब्लास्ट करा दिए, तो बोलेंगे हाँ यार काम तो किया लोंडे ने, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया उसको, तो फिर जाकर वो आसानी से वहां पर दिखाएगा कि देख मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 4-5 बम फोड़ रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे काम दो, तो फिर उसको काम मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर बात करें रिमोटली कंट्रोल, ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं किसी इंसान को तैयार करना है, उसको पकड़ लिया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, पता चला उसको खुद को उड़ाना पड़ रहा है, उसके घर वालों को पूरी जिंदगी पालना पड़ेगा। ड्रोन के कोई बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है ड्रोन की, क्या कर लोगे, ठीक है, टूट गया तो फूट गया भाई, फूट गया, फेंक कर फिर नया ले आओ, ठीक है, ये चीजें इजी टू ऑपरेट है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ड्रोन उड़ाते घूम रहे हैं यार आज के डेट में, तो आसानी से इसको आप लोग एक तरीके से यूज भी कर सकते हो, ठीक है, कल को कोई दिक्कत ही नहीं है, टूट फूट जाए कुछ भी हो जाए दूसरा ले आओ। तो इस तरीके से एंटी कम्बैक्ट टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी अगर ड्रोन को टैकल करना है तो, वरना आज की डेट में हो सकता है पोटेंशियल थ्रेट इंडिया को भी काफी बड़ी देखने को मिल जाए ड्रोन के एरिया से, तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा अभी से ही, वरना दिक्कत हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है
द इंडिया स्टोरी। अब आप लोगों से डायरेक्ट कोई पूछ लेगा द इंडिया स्टोरी क्या है यार, इसके बारे में बता दो। तो द इंडिया स्टोरी क्या है, तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च की गई द इंडिया स्टोरी, ये बुकलेट जो है यहाँ पर एक तरीका कंपाइलेशन है, यहाँ पर ये इंडिया का इनिशिएटिव है यहाँ पर एक तरीके से एनर्जी को कैसे हम लोग सेव दे रहे हैं, कैसे एनर्जी का ट्रांजिशन हमारे देश में देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले हम लोग कोयले से एनर्जी जनरेट करते थे, अभी हम लोग विंड से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी है यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके द्वारा यहाँ पर अभी ये देखने को मिला। तो बुकलेट उसके द्वारा लॉन्च की गई कि हमारी कंट्री में सिटीजन सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन अभी देखने को मिल रहा है। अपने घर पर आप लोग सोलर पैनल लगा सकते हो, किसी ने रोका ही नहीं है, आप लोग आसानी से, किसी की बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक आप हो, दिल्ली के मालिक हम हैं, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, दिल्ली के मालिक तो हो, अपने घर की एनर्जी के मालिक आप हो, किसी को आप लोगों को कोई भी बिल देने की जरूरत नहीं है, अपने घर में पैनल लगाओ और बल्ले बल्ले एंजॉय करो। तो ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं। ऑर्गेनाइज जो यहाँ पर किया गया बेसिकली कोलैबोरेशन जो है यहाँ पर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा टू यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, और इसी के साथ में काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये सामने रखी गई। तो मिनिस्टर जो है उनके द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट भी यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि क्या क्या रिसोर्सेज कहां से क्या क्या चीजें मिल रही है उसके ऊपर हम लोग ध्यान रख सकें। ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी में काफी शानदार है अभी, ठीक है, टारगेट भी अच्छे खासे आने वाले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा 175 गीगावाट तो हमारा कब तक है, यहाँ पर 2022 तक ही रखा गया, और अभी आगे का भी टारगेट आ गया, 2030 का भी टारगेट आ गया हमारा। 30 का पता है कितना टारगेट है, इसका बहुत ज्यादा है, नंबर बताइए जरा कितना है, रट जाना चाहिए, अब तो इतनी बार बता चुका हूं आप लोगों को। यहां पर मैं रिन्यूएबल एनर्जी बोल रहा हूं, अकेला सोलर एनर्जी नहीं बोल रहा हूं। रिन्यूएबल में आप लोगों को यहां पर विंड भी देखने को मिलेगी, सोलर भी देखने को मिलेगी, इस तरीके से, ठीक है, अकेले का बात नहीं कर रहा हूं। तो 2030 तक का जो टारगेट है यहां पर फिलहाल अभी वो याद रखिएगा, ये है 2022 तक का है 175 गीगावाट, और 2030 तक का जो यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 450 गीगावाट, ठीक है। तो ये अभी टारगेट काफी अच्छा खासा एक टारगेट यहां पर रखा गया है, ठीक है। अभी यहां पर आसानी क्या है, इस तरीके से हमारे देश में काम हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा काम किए जा रहे हैं, अभी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई यहां पर इंस्टॉल करने की, सस्ती भी हो गई है चीजें काफी ज्यादा, तो 15 गुना स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर बात करें तो यहां पर 70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी देखने को मिला, क्योंकि एफडीआई जो है यहां पर 100% अलाउ कर रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी के साथ में जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है वो यहां पर आप लोगों को आराम से देखने को मिलेगी, स्टेब्लिश की जा सकती है। एफडीआई सेल के बारे में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन बोर्ड बना रखा है इसी मुद्दे के लिए कि आओ भैया इन्वेस्टमेंट करो और अपना पैसा कमाओ और लाइफ में एंजॉय करो, तो ये मुद्दे देख सकते हैं। इसी के साथ में इंडस्ट्री का कमिटमेंट देखने को मिल रहा है कि कार्बन को जीरो करना है, तो इसलिए और अच्छा लगता है कि हाँ यार ये काम करें। इससे मैंने कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का कमिटमेंट है कि आप भी 2 या 3 आदमी को पढ़ाओगे, ठीक है, तो मेरे अंदर और एनर्जी आ जाएगी पढ़ाने के लिए, हाँ इतने सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है, एक साथ में इकट्ठा करके, तो वो वाली चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को एक दूसरे से एनर्जी मिलती रहती है। अगर कोई बोलेगा मुझे कमिटमेंट करना है, कोई दूसरा अगर उसकी हेल्प करने लगे तो वो वाली चीज है। ग्रीन टैरिफ पॉलिसी देखने को मिल रही है, यानी कि जो कोयला यूज कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ता बनाया जा रहा है, तो ये काफी अच्छा तरीका है। इसी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, तो वो भी इसी की वजह से ऐसा माहौल देश के अंदर बन गया है जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो एक नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये था डिस्कशन। आइए जल्दी से 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज अटेम्प्ट किए बिना मत जाइएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिएगा, तो लाइफ में लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात की उत्तराखंड के बारे में और कुछ और नई चीजें जानी जो कि आप लोगों को देखने को मिली। यूएसए से इंडिया में कौन आ रहा है वो समझा, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की, तो यहाँ पर सुधर्मा ये जरूर याद रखेगा, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका भी नाम याद रखेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक अवार्ड के बारे में देखा हम लोगों ने, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, और इनका नाम आप लोगों से पूछा गया, जरूर बताइएगा क्योंकि ईरान काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक डैम के बारे में जाना, कहाँ डैम बनाया जा रहा है वो समझा, एक रिवर क्या है उसके बारे में समझा, कैसे कैसे दिक्कत हो सकती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो काफी डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो हम लोगों ने समझा काफी डिटेल में, तो यहाँ पर भी आप लोग कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ड्रोन के यूज के बारे में हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी, यहाँ पर कैसे कैसे ड्रोन क्या क्या ब्लास्ट वगैरह वो सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने बात की, एक पर्टिकुलर बुकलेट रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो काफी सारी बातें काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की।
अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, लेक्चर तो आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुन ही लिया, अब लेक्चर में आंसर दीजिए। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है केवी संपत साहब से रिलेटेड, यहाँ पर कौन सा संस्कृत डेली का नाम आप लोगों को बताना है, अवार्ड का नाम और किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है यहाँ पर इन यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, चाइना के द्वारा प्लीज है कब तक खत्म करने का कार्बन न्यूट्रलिटी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर बेहतन डैम के बारे में, तो ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये बताना है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आई लव यू बोला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई सारे आर्टिकल आप लोगों से स्टेट पीसेस के अंदर तो डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के बारे में आप लोगों को बताना है, कौन सी लॉन्च की गई यहाँ पर द इंडिया स्टोरी बुकलेट, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है। आइए इसी बहाने से थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड जो है वो अभी यहाँ पर मर्ज की गई CWC के बारे में, इसका नाम आप लोगों को बताना है। NIOS को पहले नेशनल ओपन स्कूल बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। निष्ठा प्रोग्राम ये आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है इसकी। PRS के द्वारा बताया गया एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज, तो इसके बारे में बताना है PRS क्या है यहाँ पर। ये कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा दिन यहाँ पर मिला, 31 दिन यहाँ पर इसका जो मीटिंग चली, ठीक है। बात करें यहाँ पर ये कौन सा राज्य है जो यहाँ पर इसके बाद में, और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। चाइनीज मिलिट्री के द्वारा यहाँ पर अभी एक मिलिशिया है, बेसिकली मिलिशिया तैयार किया जा रहा है। एक मिलिशिया एक तरीका एक ऐसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है जिसको एक सारी ट्रेनिंग होती है हथियार चलाने की, पर ऑफिशियल मिलिट्री का पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी ये देखने को मिला। इफ्को के द्वारा यहाँ पर देखने को मिला नेशनल लिक्विड यूरिया, इसके बारे में जाना। कौन कौन से ऑपरेशन है जिनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। ये यहाँ पर 1971 का कौन सा है, 1984 का कौन सा है, 1984 का एक और है यहाँ पर ये, ठीक है, ये सियाचिन वाला और ये एक कारगिल वाला, तो इनके नाम आप लोग को बताने हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम देख लेते हैं एक कर। ऑपरेशन ईगल हो गया 1971 पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए 1994। ऑपरेशन मेघदूत हो गया 1994 यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ऑपरेशन विजय हो गया पाकिस्तान कारगिल 1999 के लिए है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में बात की जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में आइडिया रखना है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर जो यहाँ पर HRD के बारे में बात की जा रही है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स के बारे में बात की जा रही है, तो एडवांसमेंट के बारे में, तो निष्ठा प्रोग्राम बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज जो है यहाँ पर ये PR लेजिस्लेटिव जो यहाँ पर PRS ये लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा ये पब्लिश किया गया, ठीक है। तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादा टाइम मिले यहाँ पर अभी 31 दिन, इसी के साथ में राजस्थान दूसरे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यह है मिमांग, ठीक है। मिमांग चेतन बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, ये एक मिलिशिया का नाम है जो चाइना के द्वारा तिब्बत में तैयार किया गया है। इंडिया जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है जो लिमिटेड, उसके बारे में याद रखिएगा। फास्ट नैनो यूरिया लिक्विड यहाँ पर देखने को मिला। आगे बात करें ऑपरेशन ईगल है 1971 का पाकिस्तान के लिए, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कैसा रहा ये डिस्कशन जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग इसको एकदम बिल्कुल नहीं कहते कि रिव्यू देकर जरूर जाइएगा। लेक्चर पसंद नहीं आता तो तुरंत डिसलाइक करना है इसको, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो बताया करिए। इसको आप लोग रेट दे सकते हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे बताइएगा जरूर। इसी के साथ में PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी PDF इकट्ठी आप लोग यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी मेरे साथ आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और PDF यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इनको आप लोग डाउनलोड करके अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में चार्ज ये है कि आप लोग इस चीज को जो भी पढ़ते हो किसी को पढ़ा दिया करो, और अगर आप लोग उसको पढ़ाएंगे तो आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये चार्ज है जो आप लोग को देना है, ओके। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक